अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन के खुसूसी प्रोग्राम मुलाकात में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ जो शख्स इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं आज इस इंटरव्यू में, वो है फॉर्मर मिनिस्टर पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अब्दुल हक खान। खान साहब, पहले तो आपका शुक्रिया। मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा हक साहब की आप 2 बार आप रहे हैं एज एमएलए, अभी आप रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। खास जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या था, क्योंकि अब बहुत कंट्रोवर्सीज चली, अपोजिशन जो है वो अब भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो कुछ नहीं मिला कुपवाड़ा को एज ए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो मिलना चाहिए था। आपको अपने तरीके से क्या लग रहा है कि वो कुछ सब मिल पाया जो आपको लग रहा था कि देना चाहिए था इस डिस्ट्रिक्ट को या स्टेट को? देखिए, जहाँ तक मेरी मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, जब मैं मिनिस्टर बना तो उस वक्त 450 करोड़ के आसपास की लाइबिलिटी थी रूरल डेवलपमेंट में स्टेट पे। सबसे पहले मेरे लिए यह था कि मैं इस डिपार्टमेंट को कैसे फंक्शनल बनाऊं। तो मैंने पहली ये कोशिश की, मैंने 450 करोड़ के आसपास की जो लाइबिलिटी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मीटिंग मैंने ली, वहां से वो फंडिंग लाई, तो स्टार्ट की मैंने लाइबिलिटी खत्म करके। उसके बाद जितनी भी फंडिंग जरूरत थी पिछले 3 साल में जब मैं मिनिस्टर था, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि पैसे की न कभी कमी रही है, बल्कि हजारों करोड़ जितना भी जरूरत था रूरल डेवलपमेंट में, चाहे एमजी नरेगा का था, चाहे बाकी जो स्कीम्स थी, उनमें मैंने पैसा लाया और एक कंट्रीब्यूशन उतनी बड़ी की है जो हिस्ट्री है बजाते खुद रूरल डेवलपमेंट में है। आप स्टेट के किसी कोने में जाइए, मैंने तवी पुल बनाया है, तवी पे, दरियाए तवी पे मैंने रूरल डेवलपमेंट में एक पुल बनाया है जो बहुत बड़ी आबादी के वहां काम आता है। मैंने हजारों छोटे छोटे पुल, कलवर्टस, रोड्स बनाई जिसका कोई अनपैरेलल आज तक रहा है। इसी तरह मैंने टाइल वर्क स्टार्ट किया इस डिपार्टमेंट में और बेशुमार काम हुए हैं रूरल डेवलपमेंट में, और स्टेट के कोने कोने में जहां कोई शख्स पहुंच भी नहीं पा रहा था वहां लोगों ने काम किए और लोगों को फैसिलिटीज दी। तो ये जो मेरा पीरियड है, ये कहना है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे ख्याल में वो अपनी आंखें बंद करके वैसी बातें कर रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट में बहुत काम हुआ है और लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा। मतलब मैंने इतनी फंडिंग रखी थी कि कोई लिमिट ही नहीं थी कौन कितना काम करेगा। और अगर आज आप देखेंगे, मेरे ख्याल में जो मेरी इतला है, आज 600-700 करोड़ के आसपास की शायद लाइबिलिटी है रूरल डेवलपमेंट पे के पास, जो वो पैसा अदा नहीं कर सकते हैं। लोगों ने काम किए हैं पिछले 2 साल में, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। जैसे रूरल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम हुआ, ऐसी बात नहीं है। तो जहां तक कुपवाड़ा का ताल्लुक है, क्योंकि मैं स्टेट का मिनिस्टर था, इसलिए जो कुपवाड़ा को शेयर बनता था, कुपवाड़ा में बड़े पुल बने हैं जो R&B ने नहीं बनाए। अगर आप देखना भी चाहेंगे, इस चौकी वाली साइड में एक पुल बना है 3 करोड़ के आसपास का शायद, जो पिछले 16 साल से रूरल डेवलपमेंट, ये क्या कहते हैं, R&B या कोई दूसरा डिपार्टमेंट नहीं बना सका, तो मैंने रूरल डेवलपमेंट बना लिया। इसी तरह अनंतनाग में वहां बने हैं। लिहाजा ये कहना है कि मैंने काम नहीं किया है, ये मेरे ख्याल में वो जानिबदारी वाली बात है जो किसी भी कीमत पर सही नहीं है। जब हम लोलाब जाते हैं, अभी भी हम देखते हैं वहां पे जो मेन रोड जो है आपका, जो लोलाब की तरफ जाता है, जी। वाइडनिंग नहीं हो पाई है उसकी, अभी तक जो पोर्ट होल्स है वो इतने ज्यादा है, वो इस वजह से इतना रह पाया कि उसको जो है ना तो वसअत दी गई और ना ही वो पोर्ट होल्स बराबर किए गए। देखें, अगर आप लोलाब में जाएंगे, लोलाब के कोने कोने में सड़कें हैं, लोलाब के कोने कोने में या तो मैग्नेमाइज हो चुकी हैं सड़कें या इस वक्त प्रोग्रेस में है, उनका काम चल रहा है। तो जहां तक एक पार्ट ये है खुबरियाल से वावरा तक, ये 36 करोड़ की जो रोड बन रही है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में जो यहाँ पे बन रहा है, 36 करोड़ के आसपास का है। इसकी टेंडर 2 साल पहले हुई थी, इसकी इनाग्रेशन भी की थी मैडम महबूबा जी ने एज चीफ मिनिस्टर। तो चूंकि बदकिस्मती से जो एजेंसी इसकी है, एजेंसी कोई नालायक सी एजेंसी है, जिनको वो काम करना या तो आता नहीं है या कर नहीं रहे हैं। मैंने एज मिनिस्टर भी इन पर बड़ा प्रेशर किया था, लेकिन बदकिस्मती से सुस्त एजेंसी है। अगर इसको आप रिटेंडर करेंगे तो और 2 साल लग जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इस साल इस रोड पे कंप्लीशन हो जाएगी। इन्होंने लास्ट ईयर ही मैग्नेमाइजेशन शुरू की थी वावरा से ताल्लुक है। लोलाब के किसी भी कोने में जाइए, देखिए हमारे 2-3 एरियाज हैं। एक हायामा एरिया है, आप जहां भी जाएंगे आपको मैग्नेमाइजेशन रोड्स मिलेंगी हर कोने में, और वहां तक जहां तक 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। हमारे पास कलारूस है, वहां भी 10-10 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। हर कोने में कलारूस के एक जकड़ नका जगह है, हमने वहां तक सड़क पहुंचाई। आप अगर देखेंगे यहाँ पे मदमादो है, लश्टियाल है, कलारूस बजाते खुद है, डल है, मोरी रोड है, पुल बनाए वहां पे, नारीकूट क्या कहते हैं इसको, लदा है, कोठियां है,
नागस्तरी है, ये वो एरिया है जो टोटल अनएक्सेसिबल थे, वहां हमने रोड्स बना ली हैं या बन रही हैं। तो इसी तरह अगर आप वावरा ब्लॉक को ले लें, वहां पे भी कोने कोने में सड़कें पहुंच, तो लिहाजा जो लोग ये पिछले 50 साल में नहीं कर सके, अल्लाह के फजल करम से हमने एक छोटे से पीरियड में किया है। और सबसे जो बड़ी देन रोड्स के कनेक्टिविटी के लिहाज से देखेंगे, मैंने जो अपने टाइम में ये क्या कहते हैं, ये लोला बाईपास बनाई। अब खुद अंदाजा करिए, ये लोग इसको 60 साल में नहीं बना सके, हमने अपने पीरियड में लोला बाईपास बनाई और तमाम लोला के लोगों को कैंप के बीच में से गुजरना पड़ता था। और चूंकि आर्मी की अपनी सिक्योरिटी के मामला होते हैं, उनके अपने मुश्किलात होते हैं, वो कभी अलाउ करते थे, कभी नहीं करते थे, कभी आर्मी को भी 10 प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज आप जब भी चाहें, जिस वक्त चाहें, लोलाब का कोई भी बंदा रात के किसी वक्त, दिन के किसी वक्त श्रीनगर जा सकता है, कुपवाड़ा आ सकता है, यहाँ वाले लोलाब जा सकता है। रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से कोई कमी हमने नहीं रखी। लेकिन आपके जो हरीफ लोग हैं वो तो आप पे ये इल्जाम अब भी लगा रहे हैं कि बतौर एमएलए और बतौर मिनिस्टर आपने जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो बाकी एरियाज में आने चाहिए थे, उनको आपने डाइवर्ट अपने एरिया में किया, जहां पे आपको लग रहा था आपका बेस्ट में वोट बैंक है। देखिए, मैं आपको एक चीज कह दूं, ये लोग वो हैं जिनकी वो परेशानी कुछ और है। हर एमएलए और हर मिनिस्टर का जो वोट बैंक होता है वो उसका सारा एरिया होता है। मैं आपको बता दूं, मेरा जो राइवल है वो सगाम से है। सगाम वाला वहां पे इख्तिदार भी रहा, वहां पे मिनिस्ट्री भी रही, और खुद इस शख्स के घर में 29 साल इख्तिदार रहा। ये अपने गांव में मैग्नेटाइजेशन नहीं कर सका। अगर मुझे कोई राइवलरी होती तो मैं फिर इस सगाम वाले गांव में गली कोचू में मैग्नेटाइजेशन ना करता। सगाम को मैंने इसको टाउन बनाया हुआ है। तो ये जो बातें कहनी है, ये कहने की बातें हैं, वो बता दी उन्होंने किया क्या है। आखिरी सवाल सोगाम पे, फिर हम उससे बाहर आएंगे। इस वक्त सोगाम में पहले से ही आप हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, अभी डॉक्टर शाह फैसल भी आ गए हैं। आपको लग रहा है कि अब जो ये तिकोनी मुकाबला होता था पहले, ये अब पूरा स्क्वायर सा हो रहा है और हर एक एरिया से और वोट्स बढ़ जाएंगे और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? नहीं, मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। ये मुश्किलात नहीं होते हैं। देखिए, जमहूरियत है, जमहूरियत को हर शख्स को हक बनता है अपना प्रोग्राम, अपनी बात लोगों तक कहना और फिर वोट मांगना। मुझे खुशी है और भी जितने लोग आए वो ज्यादा बेहतर है। देखिए, हमेशा सियासत में कंपटीशन होना चाहिए। मैं तो ये सोच रहा था कि जब मैं इलेक्शन में जाऊं, हम अमेरिकन तर्ज पे सारे कैंडिडेट हर गांव में इकट्ठे जाएं और लोगों को कहें कि आप हमारी कारकर्दगी पे हम पे सवाल पूछिए, हम उनको सवालों के जवाब दें और लोग डिसाइड करें किसने क्या किया है, कौन क्या करने जा रहा है। मैं तो उस चीज का कायल हूं। मैं तो वो अलग सी सियासत करने का कायल नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि और लोग आए, इसमें लोलाब से इलेक्शन लड़े, कंपटीशन हो। कंपटीशन में लोग देखें किसने उनके लिए काम किया है और कौन उनके लिए करने जा रहा है, किसकी कैपेसिटी है, किसको विजन है, न सिर्फ लोला बल्कि स्टेट के लिए। बेसिकली मैं आपको एक चीज कहता हूं, सियासत आम के लिए विजन होना चाहिए, खाली नारेबाजी नहीं चलती है। देखिए, यहाँ डेवलपमेंट एक इशू है, उसमें कोई शक ही नहीं है। डेवलपमेंट के अलावा जो बाकी इश्यूज हैं उस पर आपने देख लिया कि हमारी पार्टी ने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। गवर्नमेंट हमारी गई सिर्फ इस वजह से कि हमने कंप्रोमाइज नहीं किए। अगर हमारी लीडर ने कंप्रोमाइज किया होता तो अभी हम गवर्नमेंट में होते, अभी हमारी गवर्नमेंट चलती होती। तो लिहाजा एक तो वो इश्यूज जो जम्मू कश्मीर के लोगों, खासकर कश्मीर के लोगों के कंसर्न रखते हैं, उन पे आदमी कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, उनको इश्यूज को लेकर आगे चलना चाहिए। एक दूसरा जो डेवलपमेंटल इशू है, ये भी एक अहम इशू है जम्मू कश्मीर में, और खासकर इस जहां डेटोरेटिंग सिचुएशन हमारी हो जाती है कश्मीर में, उस पे तो वहां ये डेवलपमेंटल इशू भी है। लिहाजा दो इशू लेकर हम जा रहे हैं, हमारी पार्टी जा रही है, और मुझे अल्लाह के फजल करम से यकीन है कि हमने जो काम पिछले 3 साल में किया है, बावजूद इसके कि हालात साजगार नहीं थे, बावजूद इसके कि हमें एक लिहाज से गवर्नमेंट चलानी नहीं दी, इसके बावजूद भी जितना हमने डेवलपमेंट में किया है, बाकी पार्टियों ने इनसे पूछ लीजिए 60 साल में इन्होंने नहीं किया है। जी, अब चूंकि हम इससे बाहर आते हैं, आप गवर्नमेंट में थे, ऐसा बहुत बार लगा कि जो महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट थी उसमें आप एक अहम किरदार अदा कर रहे थे गवर्नमेंट चलाने में। 2016 में हालात खराब हुए, आप डट के रहे, आप इन एरियाज में मीटिंग्स कराएं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो अभी भी मिस्टीरियस सा बना हुआ है कि आपको मिनिस्टर से ही सैक कर दिया गया। आपने उनके मुखालिफ नहीं बोला, बाकी कुछ नहीं हुआ। आपको उस बात का दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जो उस वक्त हुआ, अचानक आपको उस मिनिस्टर से सैक कर दिया गया? देखें, जम्मू कश्मीर एक सिचुएशन ऐसी है
जहाँ पे मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ ओकेजन्स पे आ जाती हैं। इसमें मेरी मिनिस्ट्री के पीछे बहुत से लोग लगे थे। इसमें कई एलिमेंट जो चाहते थे, जब मैंने अच्छा, जिस तरह आपने खुद भी कहा, एक बड़ी कंट्रीब्यूशन किया है और वाकई भी मैंने एक अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन की डेवलपमेंट के लिहाज से। मैं दिल्ली में 35 है और 370 को डिफेंड करने में वहां भी रहता था, हमारा तन लगा रहता था। कुछ और भी इश्यूज थे जिन पे मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। तो कभी सिचुएशन आ जाती है, देखिए पॉलिटिक्स में कभी सिचुएशन आ जाती है जब डिसीजन लिए जाते हैं। तो देखिए मैं आपसे कह दूं कि मैं जिस तरीके से मैंने काम किया मैं सेटिस्फाई हूं। जिस तरीके से मैंने ये मिनिस्ट्री चलाई, मैं अल्लाह के फजल करम से मुतमईन हूं। मिनिस्ट्री में लॉ डिपार्टमेंट ले लीजिए तो मैंने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की है। 35A का किसी को पता नहीं था जब तक ना मेरी मिनिस्ट्री गई, और मेरी मिनिस्ट्री जाने के बाद अचानक 35A जाहिर हो गया। इसका मतलब है कि बहुत बड़े इश्यूज थे जिनको मैं चल रहा था, बहुत स्ट्रगल करते हुए बहुत फर्म तरीके से जा रहा था। तो इस वक्त कई चीजें हो जाती हैं, उस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, कुछ चीजें हो जाती हैं तो उसमें चलता रहता है। मतलब आपको ज्यादा दुख नहीं है कि पार्टी प्रेसिडेंट ने आपको मिनिस्ट्री से निकाल दिया? देखिए मैं आपको कहता हूँ ये चीजें होती रहती हैं, चलता है। इसमें कभी लीडरशिप डिसीजन लेती है। देखिए उस वक्त पार्टी में क्राइसिस भी थे, लोग बड़े कुछ इधर उधर भाग रहे थे। उन्होंने कोशिश की थी कि ये पार्टी भी चलाए, मतलब उनके जो कि लीडरशिप के जो डिसीजन होते हैं मिनिस्ट्री के अलावा भी पार्टी चलाने की भी बड़ी जरूरत होती है किसी किसी स्टेज पे। तो जो मेरी मिनिस्ट्री जाने के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट खुद भी दिया था कि हमें इसकी जरूरत पार्टी में थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारे पास रिजेक्ट माल है, उन्होंने ये कहा कि चूंकि पार्टी में हमें इस वक्त जरूरत इस शख्स की है तो उन्होंने पार्टी में लाया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तब तो बहुत ज्यादा रूमर्स थे कि अब्दुल हक खान या जो बाकी और 2 लीडर्स का नाम लिया गया था कि आप लोग कांग्रेस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ कांटेक्ट में थे और आप पार्टी छोड़ के उधर की तरफ, जबकि बाकी पार्टी लीडर्स जो है वो जा चुके थे। तो तब रूमर्स थे कि आप लोग भी शिफ्ट करने वाले हैं। सच था या फिर ऐसे सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए था? देखिए यहाँ कुछ लोग सोचते हैं कि अगर किसी के खिलाफ झूठ का पलंदा, झूठ गढ़ा जाए, बाकी चीजें, तो उससे उसको नुकसान पहुंचेगा। आपने देख लिया जिस वक्त मैं मिनिस्ट्री जाने के बाद कुपवाड़ा में आया, मैंने एक लफ्ज भी पार्टी या लीडरशिप के खिलाफ नहीं बोला। वहीं से मैंने इंडिकेशन दे दी कि मेरा कोई मामला कुछ है नहीं। उसके बाद में आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैंने लीडरशिप या पार्टी के खिलाफ 2 लफ्ज बोले। मैं पार्टी की मीटिंग्स में जाता था, वहां सजेशंस देता था, वहां जो मामलात होते थे उनको सुलझाने के लिए भी सजेशंस देता था। तो ऐसी कोई बात थी नहीं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। 2014 में जो पीडीपी की वेव थी, आपने जो यहाँ पे पार्लियामेंट कैंडिडेट जो आपके थे मुजफ्फर हुसैन बेग, एक बहुत अच्छे मार्जिन से जीता। इस वक्त वो धीमा पड़ गया है, ऐसा क्यों लग रहा है? देखें ये मेरे ख्याल में ये आप सबको ऐसा लग रहा है। मतलब आप बता दीजिए मुझे, हमने पिछले दिनों यहाँ एक पार्टी का सिर्फ वर्कर्स कन्वेंशन किया जिसमें महबूबा जी आई थी कुपवाड़ा में। अभी तक वैसा कन्वेंशन कोई दूसरी पार्टी नहीं कर पाई है कुपवाड़ा में, क्योंकि उसके बाद कई लीडर्स ने और प्रोग्राम किए और लगता यह है कि वो हमारा अनपैरेलल था। मैंने एक पब्लिक मीटिंग पिछले ही दिनों की, मैं यकीन से कहता हूं कि ऐसी मीटिंग कम से कम पिछले कई सालों से यहाँ नहीं हुई है। महबूबा जी ने जो प्रोग्राम किए, चाहे बारामूला का हो, कल उनका बडगाम का प्रोग्राम हो, तो अनपैरेलल प्रोग्राम हमारे साथ होते हैं। लोग हमारे साथ मुकम्मल तौर जुड़े हुए हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि उस वक्त कौन सी वेव थी, आज कौन सी वेव है। वेव तो यह है कि अगर आपके साथ लोग आते हैं वेव उसी को कहेंगे, और अगर आप वेव कहेंगे तो फिर वेव तो पीडीपी के हक में है, क्योंकि हम तो बड़े प्रोग्राम करते हैं। हमारे लोगों में तो लोग काफी ज्यादा जुड़ जाते हैं, और जिन लोगों के पास लोग ही नहीं आते हैं, पकड़ पकड़ के लाते हैं, कुर्सियां उनकी खाली रहती हैं, तो उनको क्या कहेंगे? मेरा सवाल सिर्फ इसलिए था क्योंकि आपको लग रहा है कि जो लोग पार्टी छोड़ के भाग गए हैं, आप सबसे ज्यादा नॉर्थ कश्मीर से थे, खुसूसन बारामूला से, आपको लग रहा है इफेक्ट करेगा वो? देखिए नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। देखिए पार्टियां जो होती हैं, लोग पार्टियों से जुड़े होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ लोग जरूर शख्सियत से भी जुड़े होते हैं, लेकिन पार्टी जो होती है, पार्टी एक बहुत बड़ी चीज होती है। और पीडीपी ने जो काम किया है, पीडीपी जिस तरीके से पिछले 17-18 साल से जा रही है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को एक एश्योरेंस दे के उसी लाइन पे चले, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के आने जाने से कोई फर्क पड़ता है। आप देखिए कुछ लोग हमारे से गए भी, लेकिन बहुत लोग आए भी।
ये बैलेंस होती है सियासत में। और जब इलेक्शन नजदीक आते हैं, ऐसे में कुछ लोग जाते हैं, कुछ आते हैं, पार्टियों में नाराजगियां होती हैं, कुछ लोग राजी भी होते हैं, ये चलता रहता है। मतलब ये आप देखिए, नेशनल लेवल पे देख लीजिए, स्टेट लेवल पे देख लीजिए, मतलब ये सारी चीजें चलती रहती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बार ऐसा क्या हुआ कि पीडीपी ने जो है एक पहाड़ी कैंडिडेट नहीं उतारा, उसके बजाय उन्होंने कोयुवानी को जो है मौका दे दिया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने एक पहाड़ी कैंडिडेट को मौका दे दिया। आपको लग रहा है कि इसकी वजह से फर्क पड़ेगा? क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि मुजफ्फर हुसैन बेग के आने से एक नया जो पहाड़ी या गुजर वोट है वो ज्यादा बटा नहीं था, बल्कि वहीं पे और ज्यादा उसको तकवीयत मिली थी। देखिए, मैं आपको कह दूं, यहाँ ये जो तकसीम हम कर रहे हैं, गुज्जर, पहाड़ी, कश्मीरी, शिया, सुन्नी, ये जो है ये बिल्कुल चलता नहीं है। ये आज तक नहीं चला और ना आगे चलेगा। असल में ये है, देखिए, जो पहाड़ी, गुज्जर, ये बाकी चीज होती है, ये होती हैं इसलिए होते हैं कि इनको अगर कोई रियायत मिले। पॉलिटिक्स में ये सब कश्मीरी हैं, जब कश्मीर के रहने वाले सब कश्मीरी हैं, जम्मू के रहने वाले सारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं। पॉलिटिक्स में ये नहीं होता है। और ना पार्टियां बनती हैं किसी क्या कहते हैं सेक्ट की वजह से, और ना पार्टियां उभरती हैं किसी सेक्ट की वजह से। वो सवाल ही पैदा नहीं होता है। पार्टियां अपने एजेंडा, पार्टियां अपने उसूल, लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी की वजह से आगे बढ़ती हैं पीछे। अगर वैसी बात होती तो जब पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इससे पिछले इलेक्शन में एक शख्स जो गुजर बरादरी से था, उसको फिर सारे गुजर बरादरी के वोट मिलते, ऐसा तो नहीं हुआ। अब की बार ये कहना है कि उसको सारे पहाड़ी वोट मिलेंगे, मुझे ऐसे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। ये चीजें लोग कभी कभी ऐसा खेल खेलते हैं, लेकिन ये आज तक कभी ऐसा खेल न चला है न चलेगा। ठीक है, आखिरी दो सवाल। पहला ये कि अभी उमर अब्दुल्ला साहब को याद आ गया है, प्राइम मिनिस्टरशिप और प्रेसिडेंटशिप को वापस ला रहे हैं। पीडीपी का इस पे क्या स्टैंड है? देखें, मुझे नहीं लगता इन लोगों में कोई क्रेडिबिलिटी है। देखिए, अगर इनको चाहिए था प्रेसिडेंटशिप, ये प्रेसिडेंशियल, ये क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट वाला पोस्ट और प्राइम मिनिस्टर, तो 75 के अकॉर्ड में ये वापस ले सकते थे। क्योंकि उस वक्त लोगों ने एक स्ट्रगल दी थी 22 साल महाजरा शुमारी के साथ, एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। और उस वक्त अगर वो चाहते, मुझे यकीन है उस वक्त ये मुमकिन था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मजबूर थी कि शेख साहब के साथ अकॉर्ड करे, कुछ दे के। इन्होंने उस वक्त सारा सरेंडर कर दिया, वो ले नहीं सके। आज मुझे बता दीजिए, आज इनकी कौन सी क्रेडिबिलिटी है जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके सामने सरेंडर करेगी कि खुदारा हमें ये दे दो वापस? पहली चीज तो वो है। दूसरी चीज ये है कि मतलब ये कहते हैं इसी तरह कुछ और चीजें, पीएसए हम खत्म करेंगे। पीएसए इन्होंने लगवाया है, शुरू में इन्होंने किया, आज कैसे खत्म करेंगे? ये जो वो चीजें हैं, देखिए, इनको बहुत सी चीजें याद पड़ती हैं इलेक्शन के टाइम पे। और जब इलेक्शन का कल बुखार उतरेगा मई में, उसके बाद आप यकीन से मैं आपको कहता हूं, ये लोग न कभी इस पे बात करेंगे, न कभी ये इस पे सीरियस हैं। अब देख लीजिए, मतलब इनकी लीडरशिप के दो मुतज़ाद बयान होते हैं। कभी फारूक साहब एक बात कहता है, उमर साहब उसके कंट्राडिक्शन में दूसरी बात कहता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इलेक्शन में अपनी वो उसको क्रेडिबिलिटी, दिल्ली वालों को भी खुश करने के लिए कुछ बातें कह दो, कश्मीरियों को खुश करने के लिए कुछ बातें कह दो, ये सारा वही ड्रामा है, खेल है। इसमें कोई क्रेडिबिलिटी मुझे लगती नहीं है। चूंकि आप कानूनदान हैं और जब आप मिनिस्टर भी थे, आप दिफा भी कर रहे थे आर्टिकल 35 या 370 को, वाकई में आपको लग रहा है कि इतना ज्यादा खतरा है जितना इसको बीजेपी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान चला रही है और इसको हाइप दे रही है, या फिर बीच में कुछ और है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, मेरी नजर यह है कि जहां 35 है और 370 का ताल्लुक है, मुझे नहीं अंदाजा कि कोई भी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रही हो वो उसके अगेंस्ट जाएगी। क्योंकि ये तो सीधा सारा कश्मीरियों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को आइसोलेट करने के लिए है। इतना बड़ा हरवा किसी कीमत पर नहीं करेंगे। और चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, और मैं यकीन से कहता हूं, एज एडवोकेट कह दूं, एज थोड़ा सा कानून जानता हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इन लाइन्स पे कभी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। क्योंकि ये 35 से 370 ये आईन के हिस्से हैं। अगर आप आईन के इस हिस्से को खत्म कर देंगे तो उससे न सिर्फ जो रिलेशनशिप है यहाँ के लिए ये प्रॉब्लम में पड़ जाएगी, बल्कि फिर तो और स्टेट्स को भी हैं कई चीजें, इम्यूनिटीज हैं। ये तो एक क्यास और कंफ्यूजन सारे मुल्क में शुरू हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इन पे कोई सोचेगा। आखिरी सवाल है, आपकी जो पुरानी साथी है, हालांकि अब वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट्री कैंडिडेट भी है, राजा एजाज, चंद रोज पहले उनका इंटरव्यू मैंने ही किया था, मैंने उनसे पूछा था महबूब मुफ्ती के बारे में आपका क्या ख्याल है।
उनका जो था वो था शी इज अ गुड ऑर्गेनाइजर बट नॉट अ चीफ मिनिस्टेरियल मटेरियल। आपका क्या ख्याल है? देखो, ये उनका अपने राय है। जिस वक्त लोग अंदर रहते हैं तब उसकी बड़ी बड़ी तारीफें करते हैं। मतलब राजा एजाज साहब ने बड़ी तारीफें उसकी की हैं जब वो पार्टी में थे, जब वो चीफ मिनिस्टर थी। अब बाहर निकल के क्यों कहते हैं, मुझे उससे कुछ नहीं पता। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये थे हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर और जनरल सेक्रेटरी पीडीपी एडवोकेट अब्दुल हक खान। मैं इरफान लोन, शाहिद पीर के साथ।